हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की EVS पेडागोजी की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। इसके पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं, तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। आज के वीडियो में भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इसके पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं कि EVS में मैंने कितना सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। तो EVS के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। 2011 से लेकर जनवरी 2024 तक के पेपर जो हुए हैं जो ऑफलाइन, उनके मैंने सभी EVS के क्वेश्चन करवा दिए हैं। EVS NCERT को मैं हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा रही हूँ, और लगभग 26 वीडियो भी उसकी आ चुकी हैं। 26 वीडियो आ चुकी हैं, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए। नोट्स मैंने खुद बनाए हैं NCERT से इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन सभी नोट्स की PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना मैंने करवा दिया है, और अब मैं EVS पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। हैंड रिटन नोट्स की वीडियो जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद मैं EVS के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दूंगी और रिवीजन भी करवाऊंगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नहीं को ध्यान रखिएगा, जो उद्देश्य नहीं है वह बताना है NCF 2005 के अनुसार। पहला विकल्प है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। दूसरा है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। और चौथा है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो NCF 2005 के अनुसार पहला विकल्प भी उद्देश्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, और ऐसे कार्यों में बच्चों को संलग्न करना जो हाथ से करने वाले कार्य हों, हस्तपरक कार्य। तो दूसरा विकल्प भी उद्देश्य है। तीसरा विकल्प है प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। लेकिन चौथा विकल्प जो है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। तो ये पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, संख्यात्मक कौशल का विकास करना। तो ये गणित शिक्षण के अंतर्गत आएगा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत नहीं होगा। तो इसीलिए चौथा विकल्प इसका उत्तर है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। पहला विकल्प है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। दूसरा है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तीसरा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। और चौथा है पर्यावरणीय शिक्षा, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो पर्यावरण अध्ययन जो है एक बहुआयामी विषय है जो विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को शामिल करता है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को ये संकलित करता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हुआ करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण के अध्ययन के संदर्भ में सही है?
पहला विकल्प है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। दूसरा है कक्षा 1 व 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। दो, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तीसरा विकल्प 2 बार लिख गया है यहाँ पर। और चौथा विकल्प है 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में जो सही है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है और पर्यावरण अध्ययन एक अलग विषय के रूप में कक्षा 3 से पढ़ाया जाता है जिसकी बुक चलती है, और कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि। पहला विकल्प है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। और चौथा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो प्रश्न में लिखा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के लिए सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन जो है पर्यावरण के साथ मानव के संबंध को बताता है। यह बच्चों को उनके शारीरिक और सामाजिक परिवेश का पता लगाने के लिए बहुत स्वतंत्रता देता है क्योंकि ये बाल केंद्रित है। तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? पहला विकल्प है परिवार और मित्र। दूसरा विकल्प है भोजन। तीसरा है जानवर। और चौथा है हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो ईवीएस के पाठ्यक्रम में 6 थीम हैं, यानी 6 प्रकरण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? और उप प्रकरण हैं 4। तो 6 जो थीम है और उप थीम, तो दोनों आपको याद रखना है। तो 6 थीम कौन कौन सी हैं? परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं। तो परिवार और मित्र, भोजन और चीजें जो हम बनाते हैं, ये हो गई प्रकरण यानी थीम। और इसमें उप प्रकरण पूछा गया है, तो उप प्रकरण 4 हैं। कौन कौन से हैं? रिश्ते, काम और खेल, जानवर और पौधे। तो तीसरा इसमें सही होगा क्योंकि उप प्रकरण में जानवर आते हैं। और ये जो 6 थीम हैं ये आपको याद रखनी है, यानी जो 6 प्रकरण बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए वांछनीय गतिविधि है? पहला विकल्प है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। और चौथा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, तो विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना पहला विकल्प इसमें सही है। क्योंकि भारत जो है बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और बहुधर्मी देश है
और इस विविधता का प्रभाव कक्षा में भी देखा जा सकता है, क्योंकि बच्चे अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, उनकी भाषाएं अलग होती हैं। तो इसीलिए पहला विकल्प सही है, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? पहला विकल्प है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, दूसरा है बच्चों के समुदाय के सदस्य, तीसरा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, चौथा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण पूछा गया है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में जो महत्वपूर्ण है, तो बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, इनके द्वारा बच्चों के ज्ञान की रचना होती है। तो ABC इसमें सही है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अब जो पाठ्य पुस्तक में व्याख्या दी गई है और परिभाषा दी गई है, यह ज्ञान की रचना में सहायता नहीं करती हैं, इसीलिए ABC इसमें सही होंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। पहला लिखा है वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। अब इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है वृत्तांत और कहानियों के द्वारा। A और B इसमें सही हैं, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। व्याख्या के द्वारा बच्चों को नहीं जोड़ा जा सकता, तो इसमें भी व्याख्या लिखा हुआ है और इसमें भी व्याख्या लिखा हुआ है, इसीलिए C और D गलत हैं, A और B इसमें सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। पहला विकल्प है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, दूसरा है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, तीसरा है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो यदि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करता है, तो शिक्षक का उद्देश्य है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तीनों ही सही है, ABC यानी चौथा इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों में आत्म अभिव्यक्ति कौशल, जानवरों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता, इन सब को भी विकसित किया जा सकता है। तो चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि पहला विकल्प है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। दूसरा है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। तीसरा है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। और चौथा है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में
सहायता करता है। तो पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया गया है। तो पहला तो इसमें गलत होगा, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए ये एक प्रभावशाली युक्ति नहीं है, क्योंकि जब बच्चे समूह में रहेंगे तो और अनुशासनहीनता करेंगे जो अनुशासनहीन बच्चे हैं, तो ये तो इसमें नहीं हो सकता। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये सही है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। बी और सी इसमें सही है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि समूह में जब बच्चे सीखते हैं तो सहपाठी द्वारा उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और सामाजिक अंतरक्रिया बेहतर होती है। बी और सी इसमें सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? पहला विकल्प है परिवार के सदस्य, दूसरा है समुदाय के सदस्य, तीसरा है समाचार पत्र और चौथा है कक्षा। तो पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन पूछा गया है। तो परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, ए बी सी इनमें सही हैं। कक्षा के द्वारा पर्यावरण अध्ययन को प्रभावशाली ढंग से नहीं सीखा जा सकता है, तो इसीलिए प्रभावी संसाधनों में कक्षा को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा और कौन से साधन हैं? पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र, परिवार के सदस्य, शैक्षिक मीडिया, प्राकृतिक वातावरण और समुदाय के सदस्य, ये प्रभावशाली संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। ए बी सी इसमें सही है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? पहला विकल्प है वैश्विक से स्थानीय, दूसरा है अमूर्त से मूर्त, तीसरा है अज्ञात से ज्ञात और चौथा है ज्ञात से अज्ञात। तो ज्ञात से अज्ञात का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, यानी बच्चों को पहले उन के बारे में बताया जाता है जिनके बारे में वे जानते हैं, फिर धीरे धीरे उन सब के बारे में बताया जाता है जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। तो ज्ञात से अज्ञात का अनुसरण ईवीएस में होता है। इसके अलावा सरल से जटिल, मुश्किल से आसान और वैश्विक पर्यावरण के लिए स्थानीय, रचनावादी, गतिविधि उन्मुख दृष्टिकोण करके सीखना, ये सब भी पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण किए जाते हैं। तो चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पहला विकल्प है पोर्टफोलियो, दूसरा है क्रम निर्धारण मापनी, तीसरा है वर्णन अभिलेख और चौथा है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है पूछा गया है। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण रचनात्मक आकलन का साधन नहीं होता है, तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी और वर्णन अभिलेख तीनों ही रचनात्मक आकलन के साधन हैं। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? तो इसमें समय के साथ शैक्षिक उपलब्धि और सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना, रिपोर्ट, असाइनमेंट आदि जैसे शिक्षार्थी के काम के नमूने शामिल होते हैं। तो ये कहलाता है पोर्टफोलियो। रेटिंग स्केल यानी क्रम निर्धारण मापनी, तो यह एक प्रदर्शन मूल्यांकन पद्धति को संदर्भित करता है जो एक द्विध्रुवी पैमाने पर छात्रों को
दर देता है जिसमें प्रायः खराब से लेकर उत्कृष्ट तक कई बिंदु होते हैं। वर्णन अवलेख ये क्या होता है? यह एक अवलोकन है जिसे अवधि के दौरान छात्र के चरित्र के विकास में जानकारी प्रदान करने के लिए कहानी के रूप में लिखा जाता है। तो ये तीनों रचनात्मक आकलन के साधन हैं। चौथा इसमें नहीं है, तो नहीं है पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के रूप में दूर करना चाहिए? पहला है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। दूसरा है कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। तीसरा है आकलन के संकेतकों का उपयोग। और चौथा है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो इसमें पूछा गया है कि किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि यदि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकेंगे तो बच्चे क्या होंगे? चिंतित हो जाएंगे, आत्मसम्मान में उनके कमी आएगी, आत्मविश्वास में कमी आएगी, विफलता की भावना विकसित होगी। इसीलिए पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है। शिक्षक नहीं, यहाँ पर शिक्षिका होगा। तो कक्षा 5 की एक शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती हैं जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती हैं और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती हैं। बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षिका। पहला विकल्प है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती हैं। दूसरा है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करती हैं। तीसरा है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा करने और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती हैं। और चौथा है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती हैं। तो शिक्षिका क्या कर रही हैं? फर्श पर चीनी के कुछ दाने डाल रही हैं और चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती हैं। तो शिक्षिका जो है, यदि बच्चों के इस क्रियाकलाप को अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षिका बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। क्योंकि जब बच्चे खुद अवलोकन करेंगे क्रियाकलाप का, उसके बाद अनुभव साझा करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे तो बच्चे बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में कुल 15 प्रश्न लिए थे। 15 प्रश्न आपके आते हैं लगभग पेडागोजी के और 15 जो हैं एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। कभी कभी यहाँ पर 14 पूछ लिए जाते हैं, यहाँ पर 16 पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से 30 नंबर की ईवीएस आपकी आती है। और जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना यदि आप लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से, आराम से 25+ मार्क्स आप लोग प्राप्त कर लेंगे। बस मेहनत करनी है आप लोगों को। जितना मैंने पढ़ाया है उतना आपको कंप्लीट पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।